हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों के यूपी बीएड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। यूपी बीएड के लिए जो बच्चे कॉमर्स ग्रुप से हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन भी देख लें कि कौन से सब्जेक्ट आपके ज़्यादा वीक हैं, कॉमर्स में कौन सी चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं और किस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। 2025 में जो इसका पेपर हुआ है वो पेपर आप लोग को बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे कि आप ये देखिए कि बिल्कुल जो प्रीवियस में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर वाला, उसमें किस तरह के क्वेश्चन्स आपको से पूछे गए थे, तो वो भी आप देख सकेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन्स मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट में दे रही हूँ, उनको ज़रूर से सॉल्व करते रहिए साथ-साथ मेरे, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए। आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिले कि ये जो भी क्वेश्चन्स हैं, ये आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके लेवल का जो पेपर होगा, उसी पेपर के अकॉर्डिंग आए हुए एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन्स हैं ये। तो वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को एज़ इट इज़ मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए वीडियोज़ को और हाइप भी ज़रूर से कर दिया करिए। बिल्कुल फ्री हैं ये वीडियोज़ आपके लिए, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, पूरी तरह से फ्री हैं, तो ये 2 काम आपको ज़रूर करने हैं, शेयर और हाइप। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। If net profits are 40,000 and non-cash expenses are 5,000, then funds from operations will be। यदि शुद्ध लाभ जो है आपका 40,000 है और गैर नकदी व्यय जो है वो 5,000 के हैं, तो संचालन से कोष होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। ओरल सॉल्व कर लीजिएगा, आपको पेन पेपर की नीड भी नहीं होगी, इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ऐड किया जाता है, क्या लेस किया जाता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बता दिया गया है और साथ में नॉन कैश एक्सपेंसेस बताए गए हैं और आपको निकालना क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बस कि हमको इसे ऐड करना है या फिर लेस करना है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो आपकी गैर नगद व्यय होते हैं, जब हम निकालते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम बनाते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अकाउंट हमको बनाना होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो आपने बनाया होगा, तो वहाँ पर फंड फ्रॉम ऑपरेशन की नीड होती है, तो उसके लिए हम पेनल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो जितने भी आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर एक ही एक्सपेंस दिया है 5,000 का, ऐड कर दीजिए 40,000 प्लस 5,000 कितना आ जाएगा, 45,000। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 45,000 इसमें ऐड हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर आपकी कोई इनकम दे रखी होती तो उसको हम लेस कर देते और जो फंड ऑपरेशन था हमारा निकल करके आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज आर। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि, या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड है, पूंजीकरण विधि, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो गुडविल होती है, गुडविल को निकालने के मेथड्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड भी होता है, जितने वर्ष दे रखे हों उन वर्षों के प्रॉफिट को ऐड कर लिया जाता है और वर्षों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, हमारा निकल आता है। सुपर प्रॉफिट मेथड यानी कि अधिलाभ विधि जो होती है, तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट होता है और साथ में आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। जब आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल करके आ जाता है और फिर जितने भी ईयर दे रखे होते हैं उनसे हम नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी क्या होती है, गुडविल निकल आती है। और कैपिटलाइजेशन मेथड भी तीनों होते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है एन्युटी मेथड। टोटल निकालने की ख्याति के 4 मेथड होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाल्टर फर्म शुड पे 100% डिविडेंड। वाल्टर के अनुसार फर्म को 100% लाभांश देना चाहिए यदि। यहाँ पर एक आर दे रखा है और के दे रखा है। आर जो होती है वो आपकी रेट ऑफ रिटर्न होती है और जो के होती है वो पूंजी की लागत होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो यहाँ पर 100% लाभांश एक फर्म जो होती है, कंपनी जो होती है, वो अपने एम्प्लॉयज को 100% यानी कि जितना है उतना पूरा पूरा जितना भी लाभ हुआ है पूरा पूरा लाभांश के रूप में दे सकती। कब दे सकती, कंडीशन क्या है, तो जब आपकी जो आर है रेट ऑफ रिटर्न है और जो पूंजी की लागत है, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है पूंजी की लागत कम है, या फिर जब दोनों बराबर हैं, या फिर जब पूंजी की लागत ज़्यादा है और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी स्थिति सही है, तो यहाँ पर जो सही स्थिति होती है वो आपकी ऑप्शन सी वाली है कि जब पूंजी की लागत अधिक होगी और जिसकी रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है, तो उस दशा में क्या होता है कि 100% लाभांश देना चाहिए। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि रिटर्न की दर रिटर्न की लागत से कम है
तो कंपनी को लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों के बीच अपने सभी रिटर्न का वितरण करना चाहिए। यह भविष्य के लिए और अधिक विनियोग का अवसर देगा। इस स्थिति में लाभांश भुगतान अनुपात 100% होना चाहिए। यदि आर के तो फर्म बढ़ रही है और उसे अपना लाभ बरकरार रखना चाहिए, यानी कि जब आपकी रेट ऑफ रिटर्न है ज़्यादा है तो मतलब क्या है कि फर्म जो है अभी एक्सपेंड हो रहा है, उसका जो बिजनेस है, तो वहाँ पर आपको अपना जो प्रॉफिट है उसको रिटेन करके रखना चाहिए। लेकिन जब इक्वल है तो फर्म सामान्य है और लाभांश भुगतान शेयरों की कीमत को प्रभावित नहीं करता है। तो ये वाल्टर का कहना था। अलग अलग मॉडल है, एमएम अप्रोच भी है, मोदिग्लानी मॉडल भी है। सब में अलग अलग अप्रोच के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बात कही है। यहाँ पर बात वाल्टर की हो रही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नेट एसेट इज, शुद्ध संपत्ति का आशय क्या है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, कुल संपत्तियों में से कुल दायित्व को लिस्ट करिए। फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो नेट एसेट क्या होती है? तो नेट एसेट निकालने का तरीका होता है कि जो आपकी टोटल एसेट होती हैं उसमें से जब आप जो आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं उनको लेस कर देते हैं तो निकल के आपकी नेट एसेट आ जाती है। यहाँ पर कहाँ दे रखा है? डी वाले ऑप्शन पे दे रखा है, वो संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये कैसे मिलेंगे आपको? बैलेंस शीट में दे रखी होती, वहां से मिलेंगी। तो अगर न्यूमेरिकल के तौर पे क्वेश्चन आता है तो बैलेंस शीट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे होंगे आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप पहले टोटल एसेट निकाल लीजिएगा। टोटल एसेट में आपकी जो करंट एसेट है और जो फिक्स्ड एसेट है दोनों ऐड करी जाएंगी और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को लेस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का क्या अर्थ होता है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष। डेबिट बैलेंस एज पर कैश पासबुक, पासबुक के अनुसार डेबिट शेष। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका रोकड़ बही का अनुकूल, एक होता है फेवरेबल बैलेंस, एक होता है आपका अनफेवरेबल बैलेंस यानी कि प्रतिकूल शेष। तो जो अनुकूल शेष का मतलब क्या है? अनुकूल कोई चीज तभी होगी ना जब आपको बेनिफिट दे रही है किसी तरह का। बेनिफिट कब देगी? तो जो कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक के दो कॉलम होते हैं। डेबिट कॉलम जो होता है कैश बुक का, उसमें क्या होता है? सभी तरह के रिसीव, जो कुछ भी आपको मिला है वो सब आप डेबिट में दिखाते हैं। क्रेडिट में क्या होता है? जो कुछ भी आपने पेमेंट किया होता है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो कैश बुक होती है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से अकाउंट ऐसा होता है, कौन सी बुक ऐसी होती है जिसमें हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो वो आपका कैश बुक मानी जाती है, क्योंकि कैश बुक मोस्टली आपका डेबिट बैलेंस ही रहता है। डेबिट बैलेंस का मतलब आपको ज़्यादा मिला है, प्राप्ति ज़्यादा हुई है, रिसीव आपने ज़्यादा किया है तभी, और पेमेंट आपका कम है। जब रिसीव आप ज़्यादा करेंगे तभी तो पेमेंट ज़्यादा कर पाएंगे। तो मोस्टली कैश बुक जो बनती है, कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है वहाँ पर डेबिट बैलेंस ही रहता है, क्रेडिट डेबिट शेष ही रहता है। तो अनुकूल का क्या मतलब होगा? डेबिट शेष होना। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक जो होती है या फिर जो बैंक कॉलम होता है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होगा या फिर पासबुक जो होती है, वहाँ पर डेबिट या फिर क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। लेकिन जो आपकी कैश बुक का कैश कॉलम होता है वहाँ पर ज़्यादातर या मोस्टली हर सिचुएशन में डेबिट बैलेंस ही रहता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट है, the cost of asset is 60,000, the scrap value will be 25,000 at the end of 10 years. If straight line method of depreciation is allowed, the rate of depreciation is। परिसंपत्ति की लागत 60,000 है, 10 वर्षों के अंत में स्क्रैप मूल्य है 25% होगा। यदि मूल्य ह्रास की सीधी रेखा अवधि का पालन किया जाता है तो मूल्य ह्रास की दर क्या है? आपको यहाँ पर डिप्रिसिएशन नहीं निकालना, डिप्रिसिएशन रेट निकालना है। तो डिप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए पहले आपको क्या नीड होगी? डिप्रिसिएशन निकालने की। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 60,000 है। स्क्रैप वैल्यू 25% दे रखी थी, तो 60,000 का 25% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 15,000, 15,000 आ जाएगा। अब डिप्रिसिएशन निकालेंगे, कैसे निकलता है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट में से जो स्क्रैप वैल्यू निकाली है उसको लेस कर दिया जाता है। इंस्टॉलेशन चार्जेस कोई होते हैं तो हम ऐड कर देते हैं उसको, और अपॉन में क्या आ जाता है? जो भी उसकी लाइफ दे रखी होगी एसेट की, वो लाइफ लिख दीजिए। तो 60,000 और स्क्रैप वैल्यू अभी निकाली आपने, अपॉन में कितनी लाइफ दे रखी थी क्वेश्चन में? 10 ईयर्स दे रखी थी, अपॉन में 10 आ जाएगा। उसके बाद करेंगे तो 45,000 अपॉन 10 आ जाएगा। डिप्रिसिएशन कितना आया? 4500 का आया। अब हमें डिप्रिसिएशन पता चल गया, हमें कॉस्ट पता है। अब कैसे निकालना है? तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 4500 अपॉन 60,000 इंटू 100,
कितना आ जाएगा 7.5%। और यही दर आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हमको कॉस्ट लेनी है उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू लेस नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की लेनी थी, क्योंकि पहले जब आपने ली थी तो फर्स्ट ईयर से आपका लग रहा था, तो फर्स्ट ईयर से लग रहा है तो स्क्रैप वैल्यू तब तो कुछ नहीं होगी, इसलिए पूरी की पूरी 60,000 लिया जाएगा। यहाँ पर अगर आपने गलती से 45,000 रख दिया तो आपका 10% आएगा, जो कि गलत होगा। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। जब इसका फॉर्मूला नोट करिएगा कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है, तो वहाँ पर नोट बना करके वैसे लिख लीजिएगा कि जो स्टार्टिंग की लागत होगी वही लागत को लिखा जाएगा। अब 10.5% कहाँ पर दे रखा है? ए पॉइंट पर दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट इन द। समापन के व्ययों को वसूली खाते में लिखा जाता है। डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, नॉट रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो आपके डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस यानी कि जब समापन हो रहा होता है किसी कंपनी का, तो वहाँ पर जो अकाउंट बनता है कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि वसूली खाता जो होता है कब खोला जाता है। तो वसूली खाता खोला जाता है जब कंपनी का रेजोल्यूशन हो रहा होता है या फिर कंपनी का समापन हो रहा होता है। ऐसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता, ये कब खोला जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है जब न्यू पार्टनर का इंटर हो रहा होता है, यानी कि एंट्री के टाइम पर, कोई सी नए साझेदार की एंट्री के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो बनाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो कहाँ पर दिखाते हैं ये क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, तो उसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता है उसके हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये आपका नॉमिनल अकाउंट ही होता है। क्या होता है, आप एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट के जो रूल होते हैं वही रूल इस पर भी लगेंगे। नॉमिनल अकाउंट में हम जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर भी जो एक्सपेंस है उसको आप डेबिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। चलिए नेक्स्ट है, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स इज डिटरमाइंड। अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, ऑन वैल्यू डिसाइडेड बाय स्पेकुलेटर। यहाँ पर जो इंट्रिंसिक अंशों का आंतरिक मूल्य है कैसे डिसाइड होता है, किस बेस पर डिसाइड किया जाता है। तो अंशों का आंतरिक मूल्य जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है वो नेट एसेट के बेसिस पे निकाली जाती है। अब नेट एसेट कैसे निकालनी है, टोटल एसेट लीजिए, उसमें से आप आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटीज होती हैं उसको लेस कर दीजिए, तो आपकी नेट एसेट निकल आएगी। लेकिन यहाँ पर लेते टाइम जो एसेट होती है, टोटल टोटल एसेट जो आप लेंगे, तो वहाँ पर उस एसेट में हम फिक्टिशियस एसेट जो होती हैं उसको शामिल नहीं करते हैं। तो जो काल्पनिक संपत्तियां हैं उनको शामिल नहीं, जैसे कि गुडविल, इसको हम शामिल नहीं करते। बाकी सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है, उसमें से हम लेस कर देते हैं जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उनको। तो हमारी निकल करके क्या आ जाती है, जो वैल्यू निकल करके आ जाएगी, जिसको कि आप डिवाइड करते हैं और निकल करके आपकी अंशों की संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा, तो निकल करके आपकी आ जाती है क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल चेंज करंट रेशियो। इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कि चालू अनुपात में परिवर्तन ला सकता है। चालू अनुपात कैसे निकलता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो या तो करंट एसेट आपकी परिवर्तन कैसे आएगा, अच्छा ये तो नहीं दे रखा कि बढ़ जाए या घट जाए, परिवर्तन में दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी। तो इस तरह का ट्रांजेक्शन जिससे कि करंट एसेट या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, तो इस या फिर इस तरह का ट्रांजेक्शन जिससे कि जो करंट आपकी लायबिलिटी है या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। तो इन दोनों ही कंडीशंस में ही क्या होगी, आपका जो चालू अनुपात है वो चेंज होगा, परिवर्तित हो सकता है। तो कंडीशंस क्या है, परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, माल की नकद खरीद करना, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स, व्यापारिक लेनदारों को भुगतान करना, एक्सेप्टिंग बिल ड्रॉन बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, व्यापारिक लेन देन द्वारा लिखित विनय पत्र स्वीकार करना, डिसऑनरिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य विपत्ति का अनादर करना। तो यहाँ पर इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना ही नहीं है। व्यापारिक लेनदार द्वारा लिखित विनय पत्र स्वीकार करना, इससे भी नहीं पड़ने वाला। अब ये दो कंडीशन जो है, तो गुड्स आपने परचेज किए कैश में, तो ये दोनों ही चीजें क्या है, ये दोनों ही क्या है, करंट एसेट है। आपने कैश दिया और गुड्स आ गए, तो करंट एसेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर जो पेमेंट किया है आपने ट्रेड क्रेडिटर्स का, तो एक तरफ से कैश घट जाएगी और दूसरी तरफ से आपने पेमेंट भी कर दिया है, तो यहाँ पर इससे इफेक्ट आपका पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो दोनों साइड को प्रभावित करें उनसे इफेक्ट पड़ता है, एक साइड को प्रभावित करने वाले पर इफेक्ट नहीं पड़ता।
एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्विक एसेट? निम्नलिखित में से कौन सा तरल संपत्ति नहीं है? स्टॉक है, सन्ड्री डेटर है, बिल रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है। तो यहाँ पर कौन सी क्विक एसेट नहीं होती? तो जो आपकी करंट लायबिलिटी होती है, लिक्विड एसेट जो होती है या क्विक एसेट जिसे कहा जाता है, उसे निकालने के लिए आप करंट लायबिलिटी में से कुछ चीज़ों को लेस करते हैं। सॉरी, करंट एसेट होगा, लायबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पर ये करंट एसेट है। करंट एसेट में से कुछ चीज़ों को आप लेस करते हैं। अब वो कौन सी चीज़ें होती हैं? तो वो स्टॉक हो जाता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप लेस करते हैं तो निकल के आपकी क्विक एसेट आ जाती है। अब यहाँ पर ऑप्शंस में जो दे रखा है, स्टॉक दे रखा है पहले ही पॉइंट पर और प्रीपेड है ही नहीं, तो यहाँ पर सीधे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आप निकालेंगे क्विक रेशियो जब आप निकालेंगे तो क्विक रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए होती है यहाँ पर क्विक एसेट कह लीजिए या फिर लिक्विड एसेट चाहिए होती है, अपॉन में वही आपकी करंट लायबिलिटी आ जाती है। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? करंट एसेट में से ही हम स्टॉक और प्रीपेड जो एसेट होती है या एक्सपेंसेस होते हैं उसको लेस कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ट्रांजेक्शन? जो नाम पत्र है किस लेन देन के लिए तैयार किया जाता है? फॉर परचेज ऑफ गुड्स, माल को क्रय करने के लिए। फॉर कैश सेल ऑफ गुड्स, माल को नगद विक्रय करने के लिए। फॉर परचेज रिटर्न, क्रय वापसी के लिए। फॉर सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी के लिए। तो यहाँ पर जो डेबिट नोट होता है वो किस तरह के ट्रांजेक्शन में होता है? तो डेबिट नोट जो होता है वो परचेज रिटर्न के लिए होता है। जब क्रय वापसी की जाती है, जो आपने परचेज किया उसको आप जो है वापस कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेबिट नोट बनाया जाता है। और सेम जो होगा अपोजिट में हो जाएगा, जब सेल्स होती है तो वहाँ पर सेल्स रिटर्न अगर होता है तो वहाँ पर कौन सा नोट बनेगा? तो वहाँ पर नोट बनता है क्रेडिट नोट। दोनों को नोट कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। डेबिट नोट बनता है परचेज रिटर्न में से और क्रेडिट नोट बनता है सेल्स रिटर्न में। चलिए नेक्स्ट है, अंडर कॉस्ट कंट्रोलिंग अकाउंटिंग नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज डेबिटेड टू? लागत नियंत्रण लेखाविधि में सामग्री की सामान्य क्षति को डेबिट किया जाता है। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में, फाइनेंशियल गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। यहाँ पर कह रहा है कि जो लागत नियंत्रण लेखाविधि है उसमें जो मटेरियल होता है उसमें जो नॉर्मल वेस्टेज आ रहा है उसको आप कहाँ पर डेबिट करते हैं? उसे डेबिट किया जाता है, जो भी सामान्य स्थिति नॉर्मल वेस्टेज होता है तो उसे आप डेबिट करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप कि कारखाना अपव्यय नियंत्रण खाता अपव्यय खर्चों के निर्माण से संबंधित खाता है, जिसमें अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और किए गए अप्रत्यक्ष खर्चों की राशि को डेबिट किया जाता है। इसमें सामग्री की सामान्य क्षति को भी डेबिट किया जाता है। इसमें जितने भी इनडायरेक्ट वाले आपकी चीजें हैं वो सारी दिखाई जाएंगी और साथ में ही जो आपकी नॉर्मल वेस्टेज होती है सामग्री की उसको भी आप डेबिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपलसरी? कौन से अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण अनिवार्य होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ऑडिट जो होगा वो किस कैसे कंपलसरी होता है? तो ऑडिट आपका जो कंपनीज एक्ट है 2013 उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही कंपलसरी होता है। ये आपका पार्टनरशिप एक्ट में नहीं जाता, ये मेनली आपका इंडियन कंपनीज एक्ट में ही जाता है। तो कई का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर? तरलता के मापने की दो मुख्य माप कौन सी हैं? स्टॉक एंड डेटा टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। लिक्विडिटी की बात हो रही है तरलता की, यानी कि कैश या कैश इक्विवेलेंट चीजें कितनी हैं ये पता करने वाला कौन सा आपके अनुपात होते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक और डेटा टर्नओवर रेशियो ये तो आपका एक्टिविटी में चला जाता है। करंट रेशियो तो सही है, लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो जो है ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। करंट रेशियो और यहाँ पर लिक्विड रेशियो, ये दो रेशियो जो होते हैं वो पता करने के लिए कि लिक्विडिटी कितनी होती है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी है। और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो ये भी आपके लाभदायकता अनुपात है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड? निम्नलिखित में से कौन सा कोषों का अनुप्रयोग है? पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेतन का भुगतान, रेटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, राशि का लेखन, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, स्थायी संपत्ति का विक्रय, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, लाभांश का भुगतान। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कोषों का अनुप्रयोग, तो आपने जो फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया होगा तो उसमें एक साइड आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है और एक साइड क्या हो जाता है? सोर्सेज ऑफ फंड।
तो एप्लीकेशन में क्या है, जहाँ जहाँ पर आपने प्रयोग किया है जो आपकी फंड थे उसका, और सोर्सेज में कहाँ-कहाँ से आपको मिले, ऐसे कि आपने शेयर्स जारी किए हैं या आपने डिबेंचर जारी किए हैं, तो उससे आपको जो है सोर्स है फंड का, या फिर आपने अगर कोई एसेट सेल करी थी उस पर आपको विक्रय से लाभ हुआ है तो वो भी आपका सोर्सेज हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है कि कोशल अनुप्रयोग क्या है, पेमेंट ऑफ सैलरी, राइटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, पेमेंट। आप पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर भुगतान कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन कर रहे हैं फंड का। तो एक आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी। अब आप सोचेंगे कि पेमेंट ऑफ सैलरी क्यों नहीं यहाँ पर लिया गया। जो सैलरी थी, पेमेंट ऑफ सैलरी है, उसे आप कहाँ दिखा देंगे, उसे आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में ही वहाँ पर क्लियर हो जाता है। और ये सैलरीज जो होती है, वेतन जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी यूज हो जाता है, तो इसलिए उसे हम यहाँ पर नहीं दिखाते। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग रेशियो इज, संचालन अनुपात है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो किस तरह का रेशियो है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। तो ये आपके रेशियोज 3 तरह के दे रखे हैं, और भी टाइप के होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में आपकी ऑपरेटिंग रेशियो आता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है, नेट प्रॉफिट रेशियो आता है, तो शॉर्ट में जीपी रेशियो बोलते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं, या फिर ये ऑपरेटिंग रेशियो है, इस तरह के आते हैं। और एक्टिविटी रेशियो जो होता है तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, डेब्ट टर्नओवर रेशियो है, ये सब आ जाता है। सॉल्वेंसी रेशियो में आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाता है, इस तरह के रेशियोज रहते हैं। और ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि इफ सेल्स आर 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट, परचेजेस आर 2,50,000 एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज 50,000, द ओपनिंग स्टॉक विल बी। यहाँ पर कह रहा है बिक्री आपकी 3 लाख की है, लागत पर सकल लाभ 1/3, क्रय आपका 2,50,000 है, अंतिम रहती है 50,000 है, प्रारंभिक रहती है आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जो सेल होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे नहीं रखा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक आपको पहुँचना होगा। इसके लिए क्या करना है, जो सेल है आपकी उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब कॉस्ट प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारी सेल निकलती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 100 है। तो अगर 100 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आपकी लागत है, कॉस्ट है, और लागत पर ही आपका ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो जब हमने उसको 100 मान लिया और ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 1/3 ऑफ ₹100, तो कितना आ जाएगा, 33.33 आ जाएगा। और हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारी निकल करके सेल आ जाएगी। तो इट विल बी कैलकुलेटेड द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दैट बिकम ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका विल बी 25% ऑन सेल, तो यहाँ पर जो सेल पर कितना निकल करके आएगा आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 33.33 अपॉन आप जब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया था 33.33 अपॉन में आ जाएगा 133.33 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना निकल के आएगा, 25% निकल करके आएगा सेल पर। अब यहाँ पर हमें पता चल गया जो ग्रॉस प्रॉफिट है उस सेल पर कितना है। तो सेल कितनी है, 3 लाख की, 3 लाख का 25% आप जब निकालेंगे इसी फॉर्मूले में रख करके, तो कितना आ जाएगा, 75,000 निकल करके आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है कितना है। तो जब सेल में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करेंगे तो हमारी निकल करके क्या आ जाएगी, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो निकल करके आ जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी निकल के आएगी, 2,25,000, 2,25,000। नाउ टू फाइंड आउट ओपनिंग स्टॉक। अब आप ओपनिंग स्टॉक को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है उसको रख लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता थी, 2,25,000 रख लिया। ओपनिंग स्टॉक हमको वही चीज निकालनी है, तो आप उसे एक्स मान सकते हैं या एज इट इज लिख सकते हैं। 2,50,000 का परचेजेस क्वेश्चन में गिवन था, क्लोजिंग भी क्वेश्चन में गिवन था। अब इसको अगर हम इन दोनों को, इसमें से 2,50,000 में से 50,000 लेस करेंगे, 2 लाख आ जाएगा। 2,25,000 इधर लिख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक बाहर हो जाएगा। जब इसको लेस करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक कितना निकल के आएगा, 25,000, 25,000 का निकल करके आ जाएगा, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी थोड़े से डिफिकल्ट है, हो सकता है आपसे से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो निगेटिव मार्किंग है, अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो करिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। क्योंकि 50 क्वेश्चंस आपके आने हैं, तो उस 50 में से कोशिश करिएगा 40 प्लस क्वेश्चंस आप लोग निकाल ले जाएं, जिससे कि आपकी मेरिट अच्छी बने और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस आपको 100% आ रहे हैं उनको तो करिए ही, साथ में ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना भी इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है या आपसे आंसर गलत हो सकता है।
तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चलना होता है, वैसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए आप, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने टैग करी हुई हैं, उन बुक्स को आप टैग प्रोडक्ट में जाइएगा, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएँगे, तो वहाँ से उन बुक्स को परचेज़ कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है, कंपल्सरी, वॉलंटरी, ऑप्शनल, पीरियोडिकल। जो जो आपकी साझेदारी फर्म होती है उसका अंकेक्षण किस तरह का होता है? तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप है उसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है, वो पूरी तरह से उसके लिए वॉलंटरी है, वो चाहे तो अपना जो अंकेक्षण है, ऑडिट है वो कराए, अन्यथा वो ना कराए। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और फिर कंपनी जो होती है उसके लिए कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच वन एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन। कौन सा एकीकरण लेखांकन की व्याख्या करता है? अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 6 है, 8 है, 10 है, 14 है। ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? AS 14 जो है उसमें हम एकीकरण के लेखांकन के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। According to company's share capital and debentures rules 2014, by which percent of a company will have to create debenture redemption reserve of the amount of the debentures to be redeemed. कंपनी अंशवित तथा ऋणपत्र नियम 2014 के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत से ऋण शोधन कोष का निर्माण करना होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो रिडेम्पशन किया जाता है तो उसके अंतर्गत जो ऋण पत्र शोधन कोष खोला जाता है यानी कि रिडेम्पशन डिबेंचर का जो रिडेम्पशन का फंड खोला जाता है, तो उस रिज़र्व को बनाने के लिए कम से कम कितना आपके पास होना चाहिए? तो यहाँ पर वो 25% होना चाहिए राशि। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी है। इस तरह क्वेश्चन को एज़ इट इज़ आप लोग लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, कहीं पे नोट बनाकर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन नेसेसरी अंशों का मूल्यांकन आवश्यक होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, अमलगमेशन में, अब्जॉर्प्शन में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं तीनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में आपका ऑल ऑफ द अबव होता है जो कि नहीं है। तो यहाँ पर हम आंसर नन ऑफ द अबव ही लगाएंगे, तो उसमें से कोई नहीं आपका आंसर रहेगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं जहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कि अंशों का मूल्यांकन उस स्थिति में आवश्यक है जब कोई व्यवसाय बिक्री के लिए तैयार होता है और मालिक अपने व्यवसाय का मोल ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कंपनी अपने शेयरों को वरीयता से समता में बदलना चाहती है या फिर जब कंपनी ESOP लागू करना चाहती है, कंपनी पुनर्निर्माण में जारी होती है, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पॉइंट में दे रखा था पुनर्निर्माण, या फिर अधिग्रहण है, विलयन है, तो ये वाले पॉइंट्स भी दे रखे थे। लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव को कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमारा नन ऑफ द अबव आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है। If current ratio is 2.5 and working capital is 60,000, then amount of current asset will be। यदि चालू अनुपात जो है आपका 2.5 है, कार्यशील पूंजी 60,000 है, तो चालू संपत्ति निकालनी है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन आपका। कैसे सॉल्व करेंगे? तो करंट रेशियो दे रखा है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। यहाँ पर 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट एसेट, जो कि आपका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल को निकालने का। करंट एसेट में से हम करंट लायबिलिटी को लेस करते हैं, तो यहाँ पर लेट करंट लायबिलिटीज PN। अब यहाँ पर मान लीजिए जो करंट लायबिलिटी है वो N है और करंट एसेट क्या हो जाएगी फिर आपकी 2.5 N हो जाएगा। फिर वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को लेस करते हैं। वर्किंग कैपिटल 60,000 क्वेश्चन में गिवन थी, वैसे रख लीजिए। 2.59 माइनस N हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000 इज इक्वल टू 1.5 N हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो हमें N की वैल्यू पता चल जाएगी। N की वैल्यू कितनी आ गई? 40,000। N किसे माना था हमने? करंट लायबिलिटी को माना था, तो वो हो जाएगा। और करंट एसेट फिर कैसे निकलेगी? तो 40,000 है, उसमें हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितनी निकल के आएगी? करंट एसेट हमारी 1 लाख की निकल के आएगी, जो कि आपका डी ऑप्शन पे दे रखा था। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि आपको ये याद हो कि वर्किंग कैपिटल निकाली कैसे जाती है। करंट एसेट में से हम जो चालू संपत्तियां होती हैं उससे चालू दायित्वों को घटा देते हैं, हमारी निकल के आ जाती है। फिर इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करते जाइए और आपका आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर प्रॉफिट की मीनिंग क्या है? अधिलाभ का क्या अर्थ होता है? अभी आपको मैंने निकालना बताया ही है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि अधिलाभ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। अभी मैंने आपको गुडिंग वाले क्वेश्चन जो आया था वहां पर बताया भी था कि किस तरह से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/4 share. The new profit sharing ratio will be। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि A और B जो थे पहले से पार्टनर थे, जो कि अपने
जो प्रॉफिट था और या फिर जो लॉस होता था उसको 3:2 में बाँटते थे। अब क्या हुआ है कि सी भी शामिल हो गया है कितने के लिए 1/4 के लिए शामिल हुआ है। तो अब आपको नया लाभ विभाजन अनुपात बताना है कि कैसे निकलेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ओल्ड रेशियो कितना है 3:2 है ए अनुपात बी का। उसके बाद अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 3:2 यानी कि टोटल 5 है और एक भाग उसमें जो ए का है वो 3 भाग है। तो 1/4 के लिए शामिल हुआ। अगर 1/4 जो है आप सी को दे देते हैं 1/4 तो अब ए और बी के लिए कितना हिस्सा बच जाता है? तो ए और बी के लिए बच जाता है अगर 1 में से आप 1/4 आपने दे दिया और माइनस कर दीजिए इसमें से तो कितना बचेगा? कितना बचेगा यहाँ पर 3/4 बचेगा। तो जो कि यहाँ पर आपका गिवन है दे रखा है 3/4 जो कि यहाँ पर गिवन है 3/4। अब यहाँ पर जो 3/4 हिस्सा बचा है उसमें से ए का कितना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके हिस्से से 3/5 कितना आ जाएगा 9/20। इसी तरह यहाँ पर बी का निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 6/20 यानी कि 6/20। अब क्या करेंगे सी का कितना है तो वहाँ पर आपको इक्वल करना होगा क्योंकि यहाँ पर इसका 20 है और यहाँ पर क्या दे रखा है इसका 1/4 दे रखा है। अब आपको इसे इक्वल करना होगा तो इक्वल करने के लिए क्या होता है तो एलसीएम ले लीजिए आप। सिंपल सी बात है एलसीएम मेथड आपको पता ही होगा 20 और यहाँ पर कितना है 5 है। तो अब आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबका ही एलसीएम कितना 20 ही आएगा। तो 20 जब एलसीएम आएगा तो यहाँ पर सॉल्व जब करिएगा तो कितना आ जाएगा 5/20 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9:6 हो जाएगा 5। अगर ये कटता तो हम इसे और काट के सॉल्व कर लेते लेकिन यहाँ पर अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा जो कि ऑप्शन डी पर है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझदारी का क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है गार्नर वर्सेस मरे केसेस वाज हेल्ड इन। यहाँ पर कह रहा है जो गार्नर बनाम मरे का विवाद हुआ था वो कहाँ का था? इंडिया का था, इंग्लैंड का था, नेपाल का या फिर चाइना का? तो ये वाला विवाद कहाँ का था? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड का। ये इंग्लैंड का था। इसमें 3 पार्टनर्स थे, एक वेली किंग्स भी थे। 3 पार्टनर्स थे मेनली। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर इस विवाद के बारे में दे भी रखा है, आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं कि गार्नर बनाम मरे का विवाद इंग्लैंड में हुआ था। 1905 में इंग्लैंड में आयोजित गार्नर बनाम मरे के मामले में निर्णय जो यूनाइटेड किंगडम अधिनियम 1890 की धारा 44 पे आधारित थे। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे सीधे से पूछता है कि कितने पार्टनर थे या कहाँ का था और कौन सा पार्टनर था जो इंसॉल्वेंट हुआ था, तो कौन हुआ था जो विलिकिंस थर्ड पार्टनर था वही हुआ था। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज विपत्रों के शोधन पे दिया जाने वाला प्रीमियम होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विपत्रों के शोधन पर जो आप प्रीमियम देते हैं वो किस तरह का होगा? तो ये आपका व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट होता है। एक आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है on the insolvency of a partner the deficiency of his capital account is borne by the solvent partners according to the decision of Garner versus Murray। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक साझेदार की दिवालिया होने पर उसकी पूंजी खाते की कमी को गार्नर बनाम मरे के निर्णय के अनुसार शोध सम साझेदार किस अनुपात में वहन करते हैं? तो यहाँ पर किस अनुपात में करते हैं? इक्वली करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल रेशियो में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कैपिटल रेशियो में करते हैं, पूंजी अनुपात में करते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स पूंजीगत व्यय से प्राप्त होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, वेरी शॉर्ट टर्म बेनिफिट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूंजीगत व्यय से क्या प्राप्त होता है? तो इससे दीर्घकालीन जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जैसे कि आपने कोई एसेट ली है तो एसेट 1 साल तो चलेगी नहीं, वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। अगर वो फिक्स एसेट है, बिल्डिंग है जैसे कि फर्नीचर है, मशीनरी है, वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ चलेगी। तो उस पर जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स आउट ऑफ 14,000 अप्लाइड मिस्टर एक्स गॉट 300 शेयर्स ऑन प्रो रेशियो बेसिस हाउ मेनी शेयर्स ही वुड हैव अप्लाइड। एक कंपनी द्वारा निर्मित किए गए 10,000 अंशों हेतु 14,000 अंश आवेदन प्राप्त हुए। यानी कि कंपनी निर्मित करना चाह रही थी, इशू 10,000 अंश करना चाह रही थी, लेकिन वहां पर उसे जो आवेदन प्राप्त हो गए वो 14,000 है कि 4,000 ज्यादा आवेदन अप्लीकेशन मिली है। तो यहाँ पर एक्स को अनुपातिक आधार पर 300 अंश प्राप्त हुए। तो एक कंडीशन तो ये होती है कि बाकी जो एक्स्ट्रा 4,000 मिले उसे कंपनी वापस कर दे। या फिर ऐसा होता है कि अनुपातिक रूप से दे दिए जाते हैं तो उसी को प्रो रेटा शेयर्स बोलते हैं और उसके लिए रेशियो निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स जो थे उन्होंने 300 अंश प्राप्त हुए हैं
तो उन्होंने आवेदन कितने के लिए किया था, तो ज़्यादा ही किया होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो इसे सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, ये आप देख रहे होंगे। ये जो इसका सूत्र है, आवेदन प्राप्ति इंटू क्या हो जाएगा, अंश प्राप्ति अपॉन में क्या होगा, कंपनी द्वारा निर्मित अंश। तो कितने के लिए आवेदन हुए थे, 14,000 के लिए प्राप्त हुए हैं। कितने निर्मित किए थे, 10,000 किए थे, और कितने अंश x के थे, 300। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा ये, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 420 यानी कि 420 शेयर्स आ जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बस आप ये वाला जो सूत्र दे रखा है इसको याद कर लीजिए, इसी से ही आपका आंसर निकलेगा। और अगर यहाँ पर दूसरी कंडीशन होती, यानी कि यहाँ पर आपको 300 अंश प्राप्त हुए वाले दिए हैं, अगर प्राप्त नहीं आवेदित दिए होते तो यहाँ पर इसको आप क्या करते, चेंज कर देते, आवेदन प्राप्ति नीचे आ जाता और कंपनी द्वारा निर्मित अंश ऊपर आ जाता, और यहाँ से भी आपका आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट है, इन्वेस्टिगेशन बिगिंस व्हेन, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होता है जब बुक कीपिंग एंड्स, पुस्तपालन समाप्त होता है, अकाउंटेंसी एंड्स, लेखांकन समाप्त होता है, ऑडिटिंग एंड्स, अंकेक्षण समाप्त होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होता है, तो जब आपकी ऑडिटिंग समाप्त होती है तब क्या होगा, ये शुरू हो जाती है इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले आती है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद होती है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी जब एंड हो जाती है तो आ जाती है ऑडिटिंग, फिर ऑडिटिंग जब एंड होती है तो आता है इन्वेस्टिगेशन। ये पूरी एक प्रक्रिया आपकी चलती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस को। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।